नेचर हम लोग पढ़ रहे थे। तो नेचर मूलभूत चीजें होती हैं, फंडामेंटल चीजें होती हैं, जिससे उसको अलग नहीं किया जाता। उससे अलग करने का मतलब यह है कि उसके अस्तित्व को मिटा देना। जैसे हम मनुष्य हैं, मानव है, तो मानव का नेचर क्या है? मानव का नेचर सोचना है, अच्छे बुरे का ख्याल करना है। ये सब बेसिक चीज है। अगर यही चीज हटा दे तो उसको आप मानव वर्ग से ही हटा दो, इसके बगैर वो नहीं है। तो ये उसका नेचर हो गया। बाकी विशेषता क्या होगी? पढ़ लिख गया, ज्ञानी है, इतिहास अच्छा जानता है, ज्योग्राफी अच्छी जानती है, ड्राइंग बढ़िया कर लेता है, पेंटिंग अच्छा, ये उसकी विशेषता है यार, उसका नेचर नहीं। तो नेचर और विशेषता में अंतर होता है। तो नेचर पर अंग्रेजों को चर्चा करने के लिए कहा गया। हर्षिता आ जाओ। हर्षिता? यस सर। हाँ है, ठीक है, आ जाइए। तो ठीक है, तो जब नेचर पर चर्चा करने की बात की गई तो नेचर पर लोगों ने कहा कि आखिर ये है क्या? 58 विद्रोह, फिर कारण तो क्यों हुआ, ये ठीक है, पर था क्या? मतलब क्या सोच के लोगों ने ऐसा किया? कारण के लिए सोच के क्या किया कि इससे क्या होगा या कैसे? ये इंटरनल चीजें क्या है? व्हाट इज द इंटरनल कंटेंट ऑफ द 1857? तो फिर लोगों ने बताया नहीं नहीं, ये कोई अलग अलग। तो उसका नेचर अगर क्लियर हो जाएगा ना तो पता चलेगा, उससे उसके वजन का पता चलेगा। अब जैसे मान लो एक चीज क्लियर हो गया कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक विद्रोह है। अब सपोज करो, मानना नहीं इसको, सपोज करो कि ये पेटेंट हो गया, यही नेचर इसका पक्का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर इंडियन जो भी म्यूटिनी हो रही है या जो भी रिवोल्ट हो रहे हैं वो सब हल्के हो गए ना। अरे यार, ये लोग ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, कर्मकांडीय लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, क्योंकि धार्मिक रूप से कर्मकांडीय लोगों को पिछड़ा भी जनरली लोग कहते, पिछड़े लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं ऐसे। तो फिर इनके द्वारा लिया गया कोई भी एक्शन लोग सीरियसली कहां लेंगे? अच्छा, इसी को अगर स्वतंत्रता संघर्ष को पेटेंट मान लिया गया तो इनके द्वारा किया गया हर एक एक्टिविटी को लोग क्या करेंगे? लाइटली नहीं लेंगे, वेट बढ़ जाएगा हर एक चीज को। तो ये नेचर क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि नेचर, अब यहां एक डायलेमा है ना कि नेचर लोग समझ नहीं पा रहे क्यों हुआ, क्योंकि सीधे सीधे तो एक अंग्रेजों से अब उब गए थे। मुद्दा तो अंग्रेजों से, उनके एक्टिविटी से, उनके एक्सप्लोटेशन वाले जो भी पॉलिसीज है उससे लोग जो है, तो भाई अगर उससे आपको इरिटेशन हो रहा है या उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको यहां पर मौका दिया भी तो आपने ही था। उनको मौका मिला कहां? अगर आप इतना इरिटेट हो रहे हैं तो मौका तो आपने ही दिया था। तो एकदम सीधे सीधे स्वतंत्रता संघर्ष की बात करोगे तो अगर आपको स्वतंत्रता इतना ही प्रिय है तो फिर परतंत्र हुए ही क्यों? तो आपको इतना आइडिया तो पता ही चला कि हम लोग परतंत्र होने जा रहे हैं। रघुनाथ राव निकल के गए, मराठा नहीं थे। पेशवा पद के लिए नारायण राव की हत्या करके जब ब्रिटिश काउंसिल में गए, वो सूरत की संधि की, तो इसके पहले का इतिहास थोड़ा सा भारत के साथ उनका आप पढ़ा नहीं, उनको पता नहीं, उनको भी पता है क्योंकि 1775 में ट्रीटी हो रही है। उसके पहले 1757 और ये सारी चीजें घटना घट चुकी हैं। ठीक है, तो पैर पे कुल्हाड़ी तो आपने ही मारी है भाई। मराठों का दुर्भाग्य, ठीक है, माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई, इसके लिए चलो ग्रांड डफ ने कहा कि ये पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय से भी ज्यादा घातक से, एक बड़ा योग्य आदमी चला गया, ऐसे अकारण चला गया, रोग से चला गया, तो उनका बहुत ज्यादा ये डेंजरस हुआ, सब ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस जिस पर किसी ने बहुत ज्यादा कलम नहीं चलाई है वो तो रघुनाथ राव के द्वारा जाके सूरत की संधि कर लेना है। मराठों का तो भविष्य वहां चला गया, फिर वहां पर शनि और राहु केतु सब सवार हो गए वहीं पर। मराठों के लिए कोई दूसरा प्लान कर लेते यार तुम। तो सूरत की संधि से जो चीजें समझो बादल आ गए, अब धीरे धीरे कैप्चर कर ही लेंगे और हो गया 1818 में जाकर। तो अगर आपको स्वतंत्रता इतनी प्रिय है तो आपने मौका क्यों दिया? इसका मतलब ठीक है, आप परेशान हो गए ज्यादा तो आपने स्वतंत्रता की लड़ाई ली। एक्चुअल में स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई अगर बाय नेचर आप लड़ते, बाय द वे अगर बाय नेचर आप स्वतंत्रता की बात करते तो परतंत्र होते ही क्यों?
तो स्वतंत्रता संग्राम भी एक्चुअली नेचर नहीं हो सकता। तो सब पर तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो इनमें अच्छा किसको माने? तुलनात्मक रूप से जिसको जाना है, और थोड़ा राष्ट्रवाद इसमें डाल दीजिए, मैं मानेंगे हम अपने वाले को, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। तो ये सापेक्ष नेचर पर चर्चा हो गई। क्या है? अंग्रेजों ने अपने तरफ से जो चीजें यहां पर निकाल के लाई नेचर के लिए, वो भी एक प्रकार का सापेक्ष ही था। उन्होंने भारतीय सोच को, इनकी थिंकिंग को नीचा दिखाना था, इनकी एक्टिविटी को पीछे दिखाना था, गलत दिखाना था। और भारतीयों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बयान दिया। मतलब एग्जैक्टली क्या उस पर किसी ने फोकस। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, अगले स्टेप पर यह है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो भारत सरकार ने इसके वास्तविक नेचर पर डिस्कस करने के लिए, कुछ लिखने के लिए कुछ इतिहासकारों को इनवाइट किया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेड सम हिस्टोरियंस टू डिस्कस एंड राइट on the exact nature of revolt of 1857। 1857 के विद्रोह का जो एग्जैक्ट नेचर है उस पर कहा कि रिसर्च करके लिखो। वास्तव में अब ये जान, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार तो रही नहीं, तो आप स्वतंत्र हो गए हैं, तो आप कोई दबाव नहीं है, अब इंडिपेंडेंट होके आप लिखो एग्जैक्टली क्या रहा है, तो रिसर्च करके लिखो क्या था यार, कि कैसे हो गया, सरकार जानना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप मेंशन कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेड सम हिस्टोरियंस फॉर एनालिसिस ऑन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह की वास्तविक प्रकृति पर चर्चा के लिए भारत सरकार ने इंडिपेंडेंस के बाद इनवाइट किया। ठीक है, कि अब स्वतंत्र होकर एग्जैक्ट सही बात बताओ। उस समय चलो अंग्रेजों को हमें पीछे दिखाना था, नीचा दिखाना, चलो अपने हिसाब से कह दिया। वो स्वतंत्रता संघर्ष हो लेकिन ना हो, लेकिन हमको मतलब फोर्सली यही कहना है स्वतंत्रता संघर्ष है, कहीं से भी पीछे नहीं हटना है, चाहे रहे चाहे न रहे। ये सापेक्ष बात हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तो ऐसे इतिहासकारों में सबसे पहला नाम आया आरसी मजूमदार का। आरसी मजूमदार, फर्स्टली ही वॉज रेडी टू राइट द एनालिटिकल अप्रोच ऑफ 1857। प्रथमतः तो ये 1857 के समीक्षात्मक लेख के लिए राजी हुए या राजी थे, लेकिन बाद में लेकिन बाद में इनकी सरकारी समिति से बिगड़ गई, मतलब बन नहीं पाई। ठीक है, बट इन लेटर there become a conflict with official committee. After that he wrote individually. इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र इंडिविजुअली 1857 पर स्वतंत्र इतिहास लिखा। After that he wrote individually द हिस्ट्री ऑन 1857, द हिस्ट्री ऑन 1857, 1857 के मुद्दे पर। अभी हम लोग अपने 1857 उसको समय 1857 विद्रोह है पूरा। 1857 के विद्रोह पर इन्होंने इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हिस्ट्री लिखी, मतलब सरकारी निर्देश और समिति के अंतर्गत नहीं लिखा, नॉट विद इन द ऑफिशियल एडवाइस, बट ही रोट इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑन 1857। क्लियर? तो इन्होंने दो पुस्तकें लिखी। ही रोट 2 books, द सिपाही इम्यूनिटी एंड रेबेलियन ऑफ 1857। ही रोट 2 books, वन है द सिपाही म्यूटिनी
एंड रेवेलियन 1857। एक पुस्तक हो गई, और दूसरी पुस्तक इनकी है ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एंड इंडियाज रेनेसा। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एंड द इंडियाज रेनेसास। ये ठीक है, ये दो बुक्स लिखी इन्होंने। तो अब बुक के अंदर बहुत डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है, दूसरा मुद्दा हो जाएगा। और फाइनली इन्होंने जो कंक्लूजन दिया, एंड ही wrote on the nature of 1857 और इन्होंने 1857 की प्रकृति पर लिखा। अभी नहीं किसी बुक्स का अपना निष्कर्ष दिया है, ठीक है। क्या लिखा? लिखा इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, तथा कथित यह विद्रोह, बोले हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी वालों को तथा कथित यह विद्रोह ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब तो वीर सावरकर पर तलवार लेके टूट पड़े यार, तो हर एक एंगल से, मतलब हर एक शब्द का खंडन। सीधे नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो अंग्रेजी में लिखे सो कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। नाइदर फर्स्ट नॉर नाइदर, लिखा नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल और नॉर फ्रीडम स्ट्रगल। सो कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 was neither फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर फ्रीडम स्ट्रगल। फुल स्टॉप लगाइए, कामा क्लोज कर दीजिए। हाँ हाँ, तो मैं आगे बोल रहा हूं ना, एक लाइन और लिखना है। उनका मानना था कि ही कंसीडर्ड दैट, उनका मानना था कि जिस प्रकार जिंदा जूलियस सीजर की अपेक्षा, नोट करिएगा, जिस प्रकार जिंदा जूलियस सीजर की अपेक्षा मृत जूलियस सीजर ज्यादा खतरनाक था, उसी प्रकार, पहले हिंदी में पूरा गए, उसी प्रकार 1857 के विद्रोह ने स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों को एक नई प्रेरणा दी। फुल स्टॉप। अब लिखिए, तो he considered that as the dead Julius Caesar was more dangerous than life, was more dangerous, dead Julius Caesar, Julius Caesar है ना, Julius Caesar पढ़ा है 6 में नहीं है, इंटरमीडिएट में है ये। हाँ, जूलियस सीजर एक ड्रामा है भाई, इंटरमीडिएट में ड्रामा पढ़ा ना। इसको लिखा किसने था जूलियस सीजर को? जूलियस सीजर ड्रामा है, और इसको लिखा था शेक्सपियर का है शायद, क्यों? शेक्सपियर का है। हालांकि शेक्सपियर पोएट थे, बट ये ड्रामा भी उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मृत जूलियस सीजर वॉज मोर डेंजरस देन लाइफ, कॉमा लगा दिए,
द रिवोल्ट ऑफ 1857, कमल लगाने में, द रिवोल्ट ऑफ 1857 gave the new inspiration to the revolutionaries of freedom struggle, gave the new inspiration to revolutionaries of freedom struggle, कामा क्लोज या फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इन्होंने ये कह करके छुट्टी ली है, बाकी कहा बहुत, दो बुक्स लिखे। इनके कहने का मतलब ये था कि एग्जैक्ट अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो ये ना तो प्रथम, ना तो स्वतंत्रता संघर्ष है, ना तो राष्ट्रीय है, इस तरीके से। तो एक तरफ जहां वीर सावरकर के अगेंस्ट ये एकदम जबरदस्त दिखता है, अगर हम ये चीज हटा दें तो एग्जैक्ट अगर चीज हम भी देखना चाहिए वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से इन्होंने पूरा वर्णन किया है कि प्रथम ना कह करके कि ना तो प्रथम, कि ऐसे विद्रोह इसके पहले भी हुए हैं, कोई पहला नहीं है, छोटे ही सही लेकिन हुए हैं, और नो डाउट सही बात है, ऐसे तमाम विद्रोह हम लोग देखें, ठीक है। तो ऐसे विद्रोह पहले हुए हैं। दूसरी चीज राष्ट्रीय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना किसी में नहीं है। झांसी राष्ट्र नहीं है तो राष्ट्रवाद कहां से? इन्होंने कहा भारत है जो राष्ट्र या नेशन अभी है नहीं, राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ रही है, नाना साहब की अपनी निजी फ्रस्ट्रेशन है, बेगम हजरत महल का अपना निजी, ठीक है। तो अलग अलग लोग जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए, लीड किए, वो लोगों के अपने अपने निजी कारण है, और यहाँ पर भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं है, और बिल्कुल अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारणों से इसको परफॉर्म किया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ना तो राष्ट्रीय है, तो समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा इसको, और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष है, क्योंकि इसके बाद इस जीत किस लिए लड़ करके क्या पाना चाह रहे हैं, एक्चुअल में ये अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाह रहे हैं, ये भी तो क्लियर नहीं है, चाह क्या रहे हैं, लड़ाई किसके लिए, स्वतंत्रता संघर्ष है। तो इन्होंने ही वीर सावरकर कहा रुको, थामो थोड़ा सा, ये स्वतंत्रता संघर्ष है। भाई झांसी की रानी ने लड़ा, उन्होंने कहा मैं झांसी नहीं दूंगी, बाकी दुनिया से उनको लेना देना नहीं, ठीक है। नाना साहब की पेंशन की दिक्कत थी, उनकी पेंशन रोक दी गई थी, है ना। तात्या टोपे नाना साहब के सहयोग में आ गए ग्वालियर से, वो राष्ट्रवादी थे इंडिविजुअली, वो तो लोगों के प्रेम में मारे गए, उनका कोई निजी ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। इसके बाद बेगम हजरत महल, अवध का विलय कर लिया गया था, कुशासन का आरोप लगा के। अवध को इंडिविजुअल बिरजिस कादिर को नवाब मान लिया जाता, जो वाजिद अली शाह के वैलिड पुत्र थे, तो फिर ये क्यों विद्रोह करती? तो हर जगह के अलग अलग रीजन है। सैनिकों का जो विद्रोह हुआ है, सैनिक लोग आए, तो वो लोगों ने विद्रोह शुरू किया, तो उनके पीछे का जो रीजन है वो क्या एग्जैक्टली स्वतंत्रता है? वो तो चर्बी वाले कारतूस लगा दिए, हमारी धार्मिक भावनाएं बड़ा आहत होती हैं, ये सब बहुत कारण रहे सैनिक विद्रोह में। तो क्या ये स्वतंत्रता है? समुद्र के पार नहीं जाएंगे, इसके पहले का यही तो इशू था बर्मा वाले मामले में, कि सेना की एक टुकड़ी ने समुद्र पार जाने से मना कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में समुद्र के पार जाना नाव पर या जो भी है वो पाप माना जाता है, समुद्र के पार नहीं करना ये पाप है। अभी कौन सा पाप है पता नहीं, बट पाप है। तो अब ये सब रीजन लेकर के लोग लड़ रहे हैं यार, अंग्रेजों के समान इनको समानता, डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है, अंग्रेजों को बड़े बड़े पदों पर अपॉइंट कर दिया जा रहा, उनसे ज्यादा योग्य होने पर भी भारतीय सैनिक अधिकारियों को उनके लेवल पर नहीं ले जाया जा रहा, ना उनके बराबर इनको वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं, इनकी ये फ्रस्ट्रेशन है। तो आप सोचो कि वेतन भत्ते लेवल सब बराबर कर दिए जाएं तो लड़ते ही है। उस समय की बात, उस समय नहीं लड़ते। तो स्वतंत्रता संग्राम उस 1857 वाले को मत को इन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि मामला ही खत्म नहीं होता, लेकिन इस विद्रोह ने आगे के आने वाले जो भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी रहे, जो रिवोल्यूशनर्स रहे, उनके लिए हर स्टेप पर एक नई प्रेरणा लगातार देता रहा है
क्योंकि यहां पर स्वतंत्रता उद्देश्य तो नहीं, लेकिन ये विद्रोह इस प्रकृति को यहां रोक तो दिया, ठप तो, लेकिन ये विद्रोह बंद नहीं हुआ, ये किसी दूसरे फॉर्मेट में फिर आ गया, फिर लड़ रहा है, फिर अगर उसको किसी कारण से दबा गया तो तीसरे फॉर्मेट में फिर आ गया। वो अपना रूप बदल बदल के अंग्रेजों के खिलाफ आता रहा है और उसके हर नए रूप में राष्ट्रवादी भावना का लगातार विस्तार होता जा रहा है। हर नए रूप में राष्ट्रवादी भावना का लगातार विस्तार हो रहा है और 1947 तक आते आते तो पूरे सारे विद्रोही राष्ट्रवादी हो गए, तो राष्ट्रीय विद्रोह भी हो गया, राष्ट्रीय लड़ाई भी हो गई और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी हो गया। तो ये जो स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट की बात की जाए, 1947 के लिए जो जिम्मेदार है, जो 1942 में एग्जैक्टली शुरू हुआ, हालांकि प्रोसेस वो 1857 से चल रहा है, इनके कहने का मतलब ये है वो प्रोसेस 1857 से चल रहा है, तो इसलिए 1857 यहां दबा तो दिया गया लेकिन इसको बंद नहीं किया गया। ठीक वही बात जैसे मराठों के लिए कहा गया था कि ये बहुमुखी दैत्य मरा तो नहीं लेकिन बुरी तरह कुचला गया कि काफी दिन तक सोया रहा, लेकिन जागा, तो अब जागा तो उसके लिए था कि अंग्रेज खड़े थे। यहां पर ये नहीं कहना, ये हर स्टेप पर सोया भी नहीं और एक नए नए फॉर्मेट में आता रहा और हर फॉर्मेट में एक नई राष्ट्रवादी थिंकिंग, सोच, आइडियोलॉजी इसमें आती रही और फाइनली ये विद्रोह जो है कन्वर्ट। तो 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष तो नहीं था, लेकिन उसका बीज मात्र तो आप कह ही सकते हैं। भैया आप जोड़िए इधर से, लेकिन उसका बीज मात्र तो था ही, जो आने वाले हर समय पर एक निर्धारित मात्रा में वृद्धि और विकास ले रहा था, जिसकी युवावस्था 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में हम देख सकते हैं और वो संघर्ष 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम में जाकर के इनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका विचार है कि उसके बीज के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आरसी मजूमदार का मुद्दा ये क्लियर हुआ ना, तो इन्होंने इस तरीके से लिख लिया सारी चीजें। अब दूसरे जो इतिहासकार, एक को ही तो उसने हायर नहीं किया था, कई लोगों को किया था, तो आरसी मजूमदार का ये हो गया। अब एस.एन. सेन, एस.एन. सेन, इनकी बुक का नाम है 1857। ही रोट 1857, ये बुक है, इन्होंने ऐसे लिखी, ध्यान दे यही सही है। अब अगर ये अगर है ऑप्शन में, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। 1857 है, ये भी 1857 ही है। दोनों में सही क्या है? दोनों में सही ऊपर वाला है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत, एक्चुअली भाव के कारण ये सही गलत नहीं है अपने के 1857 ये गलत है। यहाँ तो स्क्रिप्ट अलग है, लिपि अलग है, चीजें तो वही है ना, भाषा वही है, चीजें वही है, सारी चीजें हैं, स्क्रिप्ट केवल अलग है। लेकिन उन्होंने जो नाम दिया है ना वो 1857 उसी का लिखा। किताब आप उठाओगे तो वैसे लिखा मिलेगा उसके ऊपर, तो नाम आप नहीं चेंज कर सकते, नाम चेंज कर ही नहीं सकते। इसीलिए नाम के बारे में कहा जाता है कि प्रॉपर नाउन कभी गलत नहीं माना जाता। आप अगर आई के बजाय ई लिख के दे दिए हो तो वही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और वही मिस्टेक ही है, वो गलत ही है, और वही छप के चला आएगा। वो अपने तरफ से सुधार नहीं करेगा, उसको पता है कि यहाँ पर ये नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा। हो सकता है आपका अपना नाम इसी तरीके से आपने रखा हो, आपका इंडिविजुअल मैटर है, ये क्यों चेंज करे हो। तो इसलिए ये वाला ज्यादा सही है। तो इनकी एक बुक है ये, इन्होंने सीमित अर्थों में स्वतंत्रता संग्राम माना है। ठीक है, ही कंसीडर्ड इट एज फ्रीडम स्ट्रगल इन लिमिटेड मीन्स। सीमित अर्थों में स्वतंत्रता संग्राम माना है। इसके बाद है पी.सी. जोशी,
ये साम्यवादी इतिहासकार हैं। ही वॉज द, साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट हिस्टोरियन। इन्होंने क्या लिखा है? इनकी पुस्तक का नाम है द रेबिलियन 1857। रेबिलियन 1857, ये बुक का नाम है इनकी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। कम्युनिस्ट है तो कहने का मतलब मार्क्सवादी है। कम्युनिस्ट जो है मार्क्सवादी है, कि साम्यवाद का जनक वही है। साम्यवाद समझ रहे हैं ना, कम्युनिज्म। ये तो आज के नेचर में कम्युनिस्ट की विचार बदल गए। लोग कम्युनिस्ट का मतलब राष्ट्रद्रोही होना, ये गलत बात है। कम्युनिस्ट राष्ट्रद्रोही नहीं होती। कम्युनिस्ट सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हैं जिसमें उच्च और निम्न का भेद है, शोषण और पोषण का भेद है, शोषित और पोषित के रूप में है। तो पोषित और शोषित, जो शोषित लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, जो निम्न लोग हैं, ठीक है, उनके उत्थान की बात करता है। और वो एक इक्वल बंटवारे की बात करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है, समान वितरण प्रणाली की बात करता है कि समान अधिकार समान वितरण, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, एक साम्यता है, समाज का निम्न बराबर हो जाए। आर्थिक दृष्टिकोण से लोग देखते हैं कि उच्च निम्न का भाव आर्थिक कारणों से ही होता है। उच्च निम्न आर्थिक कारणों से होता ही है, नो डाउट। खैर, तो पीसी जोशी। इसके बाद शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी, इनकी दो पुस्तकें हैं। नंबर एक सिविल रेवलियन इन इंडियन म्यूटिनी। सिविल रेवलियन इन इंडियन म्यूटिनी, क्या लिखा होगा इन्होंने? सैनिक विद्रोह है, इसमें सिविल लोग कैसे एंट्री कर गए, तो ये जो किस प्रकार से दोनों फ्रस्ट्रेशन कहां सामने हो रही, उसी पर इन्होंने पूरी किताब में चर्चा की होगी। सैनिकों की अपनी निजी फ्रस्ट्रेशन और लोगों की, आम लोगों की जो सिविलियंस हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन, दोनों में एक रूपता, ठीक है, साम्यता, और फिर दोनों को मौका मिला तो एकजुट होकर के लड़ाई, यही पूरा। तो खैर, और दूसरी पुस्तक का नाम है इनका थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ये दो पुस्तकें इन्होंने लिखी इसमें, ठीक है। फाइनली क्या कह सकते हैं आप? ये तो लोगों का अपना विचार है। किसी ने स्वतंत्रता संघर्ष कहा, किसी ने सीमित स्वतंत्रता संघर्ष कहा, किसी ने बाद के लिए प्रेरणा स्रोत का। मजूमदार का निष्कर्ष अगर निकालो तो मजूमदार का निष्कर्ष एक लाइन में क्या निकलता है? उन्होंने कहा कि 1857 विद्रोह क्या था, तो 1857 का विद्रोह बाद के स्वतंत्रता संघर्ष के क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। वो इज द इंस्पायरेशनल सोर्स फॉर लेटर रेवोल्यूशनर्स। ये एक लाइन में उनका निष्कर्ष निकलता है। अंततः आप क्या कह सकते हैं? कुछ तो कहना पड़ेगा। चलिए नोट कीजिए। अंततः कहा जा सकता है, फाइनली इट कैन सेट दैट। अंततः कहा जा सकता है, फाइनली इट कैन सेट दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह और अपनी खोई हुई मर्यादा को प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the last effort of
लास्ट एफर्ट ऑफ टू सेव द medieval system, efforts of to save the medieval system and to get the lost lost dignity of their selves फुल स्टॉप करके इसी में अगला वाक्य और जोड़ देना है। राजा और जमींदार इस जमात के नेता थे। किंग्स एंड लैंड होल्डर्स वेर द लीडर ऑफ दिस कम्युनिटी। जमात विरोधियों की जाति हो गई ना, तो वेर द लीडर ऑफ दिस कम्युनिटी। चलिए फुल स्टॉप। तो ये आप डेफिनेटली कह सकते हो कि एक्चुअली जो भी लोग जो भी कर रहे थे, अगर हमको कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो, क्योंकि अभी तो उसी में है ना कि जो मध्यकालीन व्यवस्था स्वतंत्रता पूर्वक इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली चल रही थी, जो अंग्रेजों ने हायर कर ली थी, अंग्रेजों से उसको छुड़ाकर पुरानी व्यवस्था मिडिल व्यवस्था फिर से लागू करना चाह रहे थे, क्योंकि नया सिस्टम अभी इनके दिमाग में कुछ था नहीं। और दूसरा कि इनकी जो खोई हुई व्यवस्था थी, जैसे जो लॉस्ट डिग्निटी थी इनकी, राजाओं की, जमींदारों की, नवाबों की, वो एक जो प्रोटोकॉल्स इनका जो खोया हुआ प्रोटोकॉल्स था, जो अंग्रेजों ने छीन लिया था, पेंशनर बना दिया सबको। ठीक है, अब वो सारे साधन सब खत्म कर दिए और डिग्निटी के लिए जैसे जो भी चलता था इनके दरबार में, डांस चल रहा है, नृत्य चल रहा है, और ये सब पूरा, ये सब क्या है, ये शौक वाली जितनी चीजें हैं वो सब बंद कर दो, हटो यहाँ से, सब बंद करो। ये सब क्या 3-3 घंटे बैठ के मुजरा देखा करते थे, टाइम पास, काम करो जाके। तो ऐसे कैसे करेंगे? पैसा छीन लिया, राजकोष इधर लो, पेंशन दे दिया, अब खर्चा उतने से होना पूरा नहीं होना, तो फिर अपना कुछ, फिर ये सारी चीजें, तो अब ये सब उनको बड़ी याद आती, पुरानी बातें वैसे भी बहुत याद आती हैं, जो चले जाते, बैठे थे तो सपने में खोए रहते थे, क्या दिन थे वो। तो उसी को दोबारा स्थापित करने का एक प्रयास इन लोगों ने किया। अंतिम इसलिए कहा गया यहां पर, मैं एक एक चीज को क्लियर करूं कि प्रयास आगे भी हुए हैं, वॉज नॉट द लास्ट, बट इस प्रकार का प्रयास कि मध्ययुगीन व्यवस्था और वो डिग्निटी, मिडिल डिग्निटी वापस लाने का अंतिम, क्योंकि इसके बाद का जो एफर्ट हुआ 1857 के बाद का भी एफर्ट हुआ, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था की स्थापना के लिए नहीं था, वो कुछ नए सिस्टम की स्थापना के लिए था, जिसको आप आधुनिक भारत कह सकते हो। एफर्ट आगे भी हुआ है, नो डाउट, लेकिन वो न्यू सिस्टम मॉडर्नाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए था, मिडिल सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं था, फिर से लाने के लिए नहीं था। ठीक है, इसलिए कहा लास्ट है। और फिर कहा इस जमात के, इसमें जो ऐसा करने वाले लोगों में से था कौन, लीडर कौन है? भाई वो राजा लोग हैं, नवाब लोग हैं, और जो जमींदार लोग हैं, ये लोग हैं, और कौन है? क्लियर? तो ये आपका अपना विचार है, ये सही भी है, इसमें आपने पक्षपात किसी का नहीं किया है, आपने जो एग्जैक्टली कह दिया है, तो ये यहां पर खत्म करो। अब आ जाओ प्रसार। अब देखिए जो एक्चुअली आइडियोलॉजी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एक तार्किक चीज है 1857 पर, वो हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये कहां कहां हुआ। तो मेरठ से शुरू हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, फिर कहा गया सबसे पहले? दिल्ली। दिल्ली में लीड किसने किया? बहादुर शाह जफर। कब स्टार्ट हुआ दिल्ली में? 11 मई 1857। इसके बाद दिल्ली के बाद, अच्छा इसको खत्म भी करा दो यहीं, दिल्ली को, शो हो गया है ना।
निपटाई बात। तो 11 मई को पहुंचे, 12 मई को अधिकार कर लिया, ठीक है, 11-12 मई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत खून खराबा हुआ दिल्ली पर, उसमें क्या लिखना। 20 सितंबर 1857 को जनरल नील एंड हडसन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर बहादुर शाह के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो फिर रंगून भेज दी गई वगैरह वगैरह। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, इनको छुपे हुए थे वहां पर जाके। हडसन ने जवाब दिया किसको, बहादुर शाह जफर को, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की, मैंने कहा था ना। तो उसने जवाब दिया कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दमदमा मतलब ये जो महकमा भौकाल दुनिया भर का पोजीशन बनाई थी। तो दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, बंधे हुए पड़े हुए थे रंगून भेजने से पहले। और ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, ठीक है, रंगून ले जाओ सीधे, बीच में नहीं छोड़ना। दिल्ली से लखनऊ पहुंचो, क्योंकि वो भी नवाबों जैसे ही कुछ मामला है वहां दिल्ली के बाद। लीडर लखनऊ का नेता कौन है यहाँ, नेतृत्व किसने किया, बेगम हजरत महल। इनको एक्चुअली महक परी कहा जाता है, ध्यान रहे। शी इज ऑल्सो नोन एज महक परी, क्योंकि गुलाब से इत्र बनाने की कला ही जानती थी, इत्र परफ्यूम। तो ये महक परी यहाँ पर इस समय जो है महक परी इनको कहा जाता है, इत्र बनाने में ये माहिर थी इधर लखनऊ में, और ये आर्ट इनको अच्छी, इसलिए इनको महक परी। ये पीसीएस में पूछा गया कुछ ना भाई, महक परी कौन है, तो महक परी बेगम हजरत महल। ओके। मार्च 1858 में कैंपबेल ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। मार्च 1858 इन मार्च 1858 कैंपबेल कैप्चर्ड द लखनऊ and suppressed the revolt. Captured the Lucknow and suppressed the revolt. Actually लखनऊ से भी बहुत तीव्र प्रतिरोध हुआ है। बेगम हजरत महल पर यहीं से एक तो उदाबाई, कई महिलाओं ने बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, एक दो बार तो पराजित किया था। और लखनऊ अवध की राजधानी थी, वहां से नेतृत्व हुआ। और अगर मुख्य परीक्षा की धारा में आप जाएं तो अवध का जो प्रांत है वहां से इतने विद्रोह हुए हैं, फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, रोहिलखंड, हर जगह से कई विद्रोह हुए। मतलब सारे विद्रोहों को इकट्ठा करो तो सबसे ज्यादा विद्रोह 2/3 विद्रोह लखनऊ से हुए। तो अगर इसके लीडरशिप की बात की, इस पूरे विद्रोह का लीडर कौन था, तो कुछ लोग जब बता देते ना कि वो तो बहादुर शाह जफर को मान लो, क्योंकि दिल्ली का शासक तो वही था और दिल्ली ही केंद्रीय राजधानी है। तो फिर अगर भारत के विद्रोह की बात करोगे तो फिर बहादुर शाह जफर हो जाएगा। लेकिन ये कहने की बात हो गई, एक्चुअली लीडर तो फिर अवध हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा कड़ा प्रतिरोध अगर किसी ने किया तो अवध से मिला है उसको। एक जगह से नहीं हुआ, केवल लखनऊ से। लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, फिर और अगल बगल के जितने छोटे शहर, सब शहरों से हुआ है लगभग। तो लखनऊ वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिपोर्ट इन इंडिया। मतलब ऐसा यू कैन से, ऐसा आप कह सकते हो। अवध जो है इस पूरे विद्रोह का एक बड़ी जमीन रही है और बड़े नेता के रूप में इसको आप मान सकते हो, नो डाउट। बाकी तो जाने दो। फिलहाल कानपुर अगला स्टेप है, विस्तार कर लो। लीडर नाना साहेब, द एडॉप्टेड सन ऑफ, नाना साहब कौन है, द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड।
पेशवा बाजीराव सेकंड को कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया गया था। उनके दत्तक पुत्र हैं, अडॉप्टेड सन है ये। हिज रियल नेम वाज धोधू पंत। उनका जो रियल नेम है नाना साहब का, उनका रियल नेम है धोधू पंत। रहेंगे कुछ इसी प्रकार से, तो कह दिया होगा लोगों ने धोधू पंत। ठीक है, तो खैर ठीक है। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइट टुवर्ड्स नाना साहेब वाज ऑफ तात्या टोपे, वाज ऑफ तात्या टोपे। तात्या टोपे ग्वालियर से थे ये, तात्या टोपे। ये लड़ने की जिम्मेदारी थी इनकी। 20 जुलाई को जनरल नील ने कानपुर पर कब्जा कर लिया पहली बार। इसके बाद एक बार फिर से स्वतंत्र हो गया था, दूसरी बार भी करना पड़ा। 20 जुलाई को जनरल नील ने फाइनली फर्स्ट टाइम कैप्चर्ड कानपुर एंड 16 दिसंबर 1857 कैंपबेल अगेन कैप्चर्ड कानपुर। 20 जुलाई को कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से और पूर्णतः कंप्लीटली कैप्चर्ड, ऐसा लिख लिया, पूर्णतः कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद ये नहीं उठ पाई, क्योंकि 20 जुलाई में जनरल ने कब्जा किया। फिर इसके बाद में 27 नवंबर को ग्वालियर की विद्रोही सेना ने आकर के फिर विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों को लड़ाई करके पराजित किया और कब्जा कर लिया। एक कैंपबेल फाइनली कैप्चर्ड। ठीक है, ओके। झांसी, अगला है झांसी। लीडर रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, कानून को सबको पता है, गंगाधर राव की विधवा थी, ये सब सारी चीजें है ना। कैसे रानी लक्ष्मी के बारे में काफी लोग जानते हैं, और बाकी पढ़ लेना है। इनका दमन करने के लिए अंग्रेज सेनापति ह्यूग्रोज ने 23 मार्च 1858 को झांसी को घेर लिया। फॉर द सप्रेशन ऑफ रानी, the British commander-in-chief General Hugh surrounded the Jhansi on 23rd March 1857। रानी किले से निकलकर कालपी पहुंची। रानी reached to Kalpi from Jhansi and after that he arrived to Gwalior या went to Gwalior, और आफ्टर दैट सी वेंट टू ग्वालियर, और उसके बाद वो ग्वालियर चली गई। तो कुल मिला के यहाँ पर तो झांसी की रानी ने काफी, स्मिथ की सेना थी, काफी लड़ी, पराजित करी। अंग्रेज पराजित हो चुके थे, भागने वाले थे, लेकिन इधर से ह्यूग्रोज इनका पीछा करता हुआ तो झांसी में घेरा था, ये भाग कालपी पहुंची। फिर कालपी आया, पता लगा कालपी से ग्वालियर चली गई। फिर वहां से ग्वालियर क्यों निकला, ग्वालियर की सेना को तब तक इधर पराजित कर चुकी थी, अंग्रेज खत्म होने वाले थे। लेकिन इतने में अंग्रेज भागने वाले ही थे कि ह्यूग्रोज की सेना आकर के मिल गई ग्वालियर। अब दोनों की सेना जब एक हो गई तो फिर झांसी की रानी जो है फाइनली लड़ते हुए युद्ध मैदान में ग्वालियर के किले में मारी गई, और बहुत ही बहादुरी से लड़ा है। बहादुरी से इतना लड़ा है कि उनके दुश्मन जो जनरली ह्यूग्रोज जो सेनापति था, उसने मरने के बाद उनकी तारीफ करी कि इतने सारे सैनिकों में, योद्धाओं में, लड़ाकों में वो जो महिला लेटी हुई सो रही है ना, वो एकमात्र मर्द है, उसने ऐसा कहा था। तो कुल मिलाकर के फिर रानी की लक्ष्मीबाई ग्वालियर के किले में। तो एक बार पीछे में क्वेश्चन आता है कि इनकी डेथ कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन में झांसी है, कालपी, ग्वालियर, तीनों, एक और भी है, ग्वालियर एग्जैक्टली जाने रही है। ठीक है, तो कालपी से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में अंग्रेज सेनापति स्मिथ और ह्यूग्रोज दोनों की सेना ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई लड़ी। एट ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई फॉट अगेंस्ट कंबाइंड आर्मी ऑफ स्मिथ एंड ह्यूग्रोज, फॉट अगेंस्ट
combined army of Smith and Hughes, and she was killed in fort of Gwalior by defending of the fort, किले की रक्षा करते हुए, किले में उनकी, ठीक है। ऑन, अब मारी गई डेट लिखे, ऑन 17 जून 1858, 17 जून 1858 को। एट दिस टाइम शी वॉज 23 years old, इस समय वो 23 वर्ष की थी। एट दिस टाइम शी वॉज 23 years old। जनरल ह्यूग्रोज ने रानी की प्रशंसा करते, रानी के बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह इन तमाम सैनिकों में एकमात्र मर्द थी। जनरल ह्यूग्रोज सेड ऑन द ब्रेवरी ऑफ रानी, she was only man, that she was only man among many soldiers, तो ये था कुछ, तो हल्के में निपटाया गया। यहाँ से कि रानी की जो कहानी हो कई पन्नों में भी लिखी जा सकती है।